मैं डॉक्टर विवेक +2 शिक्षक सोनूलाल बर्नवाल गर्ल्स +2 स्कूल में कार्यरत हूँ। आप लोगों का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने 11वीं कक्षा का भूगोल, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के तहत जो अध्याय पढ़ा था उसको आज मैं समाप्त करूँगा। अध्याय का नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसमें पिछली कक्षा में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि महाद्वीप एवं महासागर कैसे पृथ्वी पर, महाद्वीप एवं महासागर पृथ्वी पर कैसे चारों तरफ विस्तारित हैं। ठीक है, हम लोगों ने यह देखा था। उसमें देखा था कि भूगोलवेताओं ने ये कहा कि पृथ्वी पर जो आज महाद्वीप की स्थिति है वो पूर्व में नहीं थी, आज से करोड़ों वर्ष पहले नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद कई एक सिद्धांत आए जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय का। ठीक है, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, आर्थर होम्स का। आज हम लोग बच्चों इस पे विस्तार से पढ़ेंगे कि वेगनर महोदय के सिद्धांत के बाद जो है कई एक विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने कई एक सिद्धांत दिए। ठीक है, तो वेगनर महोदय के समय में क्या था, भूगोलवेता का ध्यान सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पे था, महाद्वीप पे था कि अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी या अफ्रीका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप, ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन वेगनर महोदय के बाद लोग वैज्ञानिकों के मन में आया कि ऐसा भाग क्या महासागरों में भी हो रहा है, ये महासागर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, क्या महासागर में भी कोई चेंजेस आ रहा है। क्योंकि वेगनर महोदय ने कहा था कि एक कंटेंट्स थे। ठीक है, एक कंटेंट्स थे और एक बड़ा सा महासागर था जिसे कि पैंजिया और पैंथालसा नाम दिया गया था। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक जो है महासागर की ओर जाने लगे। महासागर की ओर जाने के लिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन को विस्तार पूर्वक किया और महासागर के विषय में बताया। तो महासागर आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, महासागरीय अधस्थल का बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद पढ़ेंगे भूकंप एवं ज्वालामुखी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, सागरीय अधस्थल का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द ओशियन फ्लोर, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये आज 4 पॉइंट हम लोग आज जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं महासागरीय अधस्थल की बनावट, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। महासागरीय अधस्थल मतलब कि वैज्ञानिकों के मन में आया कि महाद्वीप पर जो भाग है, महाद्वीप पर जो स्थलाकृति निर्मित हुई है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं खाई है, कहीं पे तालाब है, तो क्या इस तरह की स्थलाकृतियां महासागरों के अंदर भी हो सकती है। तो महासागर के अंदर जब वैज्ञानिक अंदर गए, महासागर के अंदर उनकी अध्ययन की, तो पता चला कि महासागरों में आश्चर्यजनक बात थी कि महासागरों के अंदर भी जो है इसी तरह की स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, महासागरों में भी पर्वतीय भाग हैं, महासागरों में भी मैदानी भाग हैं। ठीक है, तो इसी अध्ययन को हम लोग देखते हैं कि महासागर अधस्थल में इसमें भी इसी तरह की बनावट है। और दूसरा चीज, एक और अध्ययन के वैज्ञानिक की स्थल खंड के चट्टान और महाद्वीपों का चट्टान और महासागरों का चट्टान जो है उसमें उम्र में, एज में, उनकी बनावट की समय में काफी अंतर था। महासागर के चट्टान काफी नवीनतम चट्टान थे, तो महाद्वीपों का चट्टान जो था उससे बहुत ज्यादा पुराना था। ठीक है, उसके बाद गहराई ऊंचावच के आधार पे जो है वैज्ञानिकों ने
महासागर को 3 वर्गों में विभाजित किया ताकि अध्ययन करने में सहूलियत हो। तो सबसे पहला जो है महाद्वीपीय सीमा, दूसरा है वितलीय मैदान, तीसरा है मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो सबसे पहले महाद्वीपीय सीमा के विषय में हम लोग जानेंगे। तो ये एक पिक्चर है बच्चों, इसे हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में। ये जो है समुद्र के किनारे का पिक्चर है, जिसमें दिखाया गया है कि समुद्र की लहरें उठ रही है और किनारे पर आ रही है और पीछे चले जा रही है। ठीक है, इसे हम लोग एक नजर देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय सीमा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। क्या है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स? इसमें जो है कहते हैं वैज्ञानिक कि महासागर के, महाद्वीप के किनारे जो महाद्वीप है, जो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि महाद्वीप समुद्र के किनारे का भाग, ठीक है, समुद्र के किनारे का भाग, तो महाद्वीप के किनारे जो है सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, ये जो देख रहे हो स्थलखंड है जहां पे समुद्र आके मिल रही है। तो इसी समुद्र का, यही समुद्र का किनारा है। समुद्र यानी महासागर का ये आखिरी छोर जो कि महाद्वीप से आकर मिल रही है, ये यहां पर, यहां से लेकर इसकी गहराई तक को महाद्वीपीय मग्न तट कहा गया। उसके बाद के भाग को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा गया, उसके बाद के भाग को महाद्वीपीय उभार, और फिर सबसे आखिरी भाग को महासागरीय गर्त कहा गया। ठीक है बच्चों, तो महासागरीय गर्त या खाई एक ही चीज है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये चारों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है? महाद्वीपीय सीमा कहा जा रहा है। यहां पे ये महाद्वीप की सीमा है। इसके बाद सागर का विस्तार पूर्वक, ये बहुत ज्यादा गहराई सागर में आ जाती है। यहां तक जो है महासागरीय ढाल तक महासागर की गहराई 500 फैदम या 5000 फैदम मैक्सिमम जाती है। ठीक है, लेकिन महासागरीय गर्त जो है एकाएक काफी गड्ढा, बहुत ही अंदर तक ये बहुत गहरी खाई होती है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद जो है, जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें देखोगे वितलीय मैदान। ठीक है, वितलीय मैदान में जो है महासागरीय गर्त के बाद जो है एक बहुत ही प्लेन मैदान महासागर में फैला होता है, उसे वितलीय मैदान कहा जाता है। इसमें इसके वितलीय मैदान जो है महासागरीय गर्त और महाद्वीपीय कटक के बीच का भाग होता है, और ये बिल्कुल समझो कि प्लेन समतल है। यहाँ पे महाद्वीप से जाने वाले जितने भी अवसाद हैं यहीं पे जाके जमा होते हैं और इसको प्लेन बना देते हैं। ठीक है, तीसरा जो पोजीशन ये पार्ट है, ये है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, इसको ध्यान से समझना बच्चों। मध्य महासागरीय कटक जो मैदान है, उसके बाद एक मध्य महासागरीय कटक है। मध्य महासागरीय कटक यानी कि समुद्र महासागर के अंदर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी हैं। ठीक है, एक नजर यहां पर देखना, महासागर के अंदर जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी है। क्या है कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये मग्न तट है। ठीक है, मग्न तट, उसके बाद मग्न ढाल, फिर ये खाई है। ठीक है, ये खाई है, उसके बाद जो है यहाँ पे मैदानी भाग है, और ये जो है महासागर में ये ऊंचे ऊंचे कटक हैं, यानी कि पर्वतीय भाग हैं। ठीक है, यानी कि महासागर के बीचों बीच हो सकता है या थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ये बीचों बीच में ही महासागरीय कटक पाए जाते हैं। इन महासागरीय कटक के अगल बगल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि महासागरीय कटक के ठीक मध्य में, जैसे ये कटक है, ये पर्वतीय भाग है, तो हो सकता है कि यहां पर एक रीफ वैली बना हो, रीफ घाटी बना हो। रीफ घाटी कुछ ऐसे होता है बच्चों। ठीक है, रीफ घाटी मतलब रीफ घाटी दो ऊंचे पर्वतों के बीच के भाग में बिल्कुल अंदर धंसा हुआ भाग रहता है, उसे रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है। रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली में कहा गया कि यहां से पर्वतीय कटक से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। ठीक है, महाद्वीपीय कटक जो है वहां से लगातार महाद्वीपीय ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, जिसके कारण वहां पे भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दे बच्चों कि महाद्वीपीय कटक, मध्य कटक जो है, इसके दोनों ओर के चट्टानों का भी अध्ययन वैज्ञानिकों ने किया। जब दोनों ओर के चट्टानों का, जैसे ये कटक भाग है, ये सेंटर मान लो, तो इसके दोनों ओर के चट्टानों का जब अध्ययन किए वैज्ञानिक, तो अगर जो यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर
और इधर भी 5 किलोमीटर की दूरी पर के चट्टानों का जब अध्ययन किया तो दोनों की आयु समान, यानी कि दोनों का निर्माण काल सेम था, एक ही समय में दोनों बने हुए थे। लेकिन जब ये और आगे हम यहाँ 10 किलोमीटर जाते हैं और इधर भी 10 किलोमीटर जाते हैं तो दोनों जगह के चट्टानों का जो निर्माण था वो सेम एक ही समय काल में हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि थी कि महासागरों के अंदर में जो अध्ययन किए उसमें जो है इस तरह का भाग मिला हमें। तो हमने क्या कहा, कटक तो इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी होते हैं बच्चों कि अगर जो माउंट एवरेस्ट हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की तुलना अगर जो महासागर के कटक से किया जाए, जो कि एक पर्वत श्रेणी वो भी पर्वत है, तो वो पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होता है। और सबसे ऊंचा अगर जो पर्वत है महासागर में तो वो है मौन की। कौन सा है? मौन की। सबसे ऊंचा, एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है मौन की, यह प्रशांत महासागर में है। ठीक है बच्चों, तो मौन की सबसे ऊंचा है, याद रखना। ये सब आने वाले समय में एग्जाम में आप बैठोगे तो इस तरह की सवालें आती रहेंगी। ठीक है, उसी तरह मैरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में ही है, वो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, तो ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में। खैर ये हो गया। तो कटक में जो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी महासागरों में जो मध्य भाग में जो पहाड़ी पर्वत क्षेत्र हैं उसको कटक कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें। देखो, ये जो भी महासागरीय अध्ययन हम लोग कर रहे हैं अभी इस अध्याय में, उस सारा का सारा जो है ये कनेक्टेड है आपको आपके महाद्वीपीय विस्तार से, महाद्वीपीय महासागरीय विस्तार से संबंधित है, जो कि सबसे पहले वेगनर महोदय ने इस पे दृष्टि डाला। उनसे पहले भी बहुत लोग दृष्टि डाल चुके थे, लेकिन वेगनर महोदय क्या थे, इसे विस्तार पूर्वक बताया। ठीक है, वेगनर महोदय। तो इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, भूकंप एवं ज्वालामुखी का विस्तार। भूकंप एवं ज्वालामुखी क्या है बच्चों? ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी तो आप लोग पिछले अध्याय में पढ़ भी चुके हो। ठीक है, लेकिन यहां पे भूकंप और ज्वालामुखी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी जो है पृथ्वी पर कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, इसका अध्ययन करने का मुख्य ध्येय ये है। जब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी पृथ्वी पर यानी कि महासागरों में जो भी कटक भाग है वो पूरा का पूरा ज्वालामुखी से भरा हुआ है। यहां देखो एक पिक्चर हम दिखा रहे हैं। इस पिक्चर में देखो ये क्या है, अंध महासागर है। ठीक है, अंध महासागर में यहां पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये देख रहे हो कि बीच से एक लाइन खींच गया है। ठीक है, ये पूरा ये कटक है, मध्य महासागर ये कटक है। ठीक है, ये लाइन देख रहे हो, फिर इधर बाएं भी मुड़ गया है और इधर डॉट 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 इधर भी चला आया है, फिर इधर चला आया है कुछ जो है, फिर इधर आपको प्रशांत महासागर में भी है। प्रशांत महासागर में ये देख रहे हो ब्लैक स्पॉट, ये भी आपको ज्वालामुखी का ही भाग है। ठीक है, ये सब। उसके बाद ये जो शैडो देख रहे हो ये सब जो है भूकंप का, ये सब भूकंप का जोन कहा गया है। ये जो शैडो ब्लैक के बाद, ब्लैक स्पॉट के बाद ये जो शैडो दिख रहा है ये शैडो जो है भूकंप का जोन कहा गया। ठीक है, तो ज्वालामुखी जहां विस्फोट होगा वहां भूकंप तो आएगी ही। ठीक है, लेकिन जो है भूकंप का दूसरा भी कारण है, हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तब। यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो देख रहे हो अंध महासागर में, ठीक है, ये कटक मध्य बिल्कुल इसके पैरेलल चल रहा है। इसके जो है पश्चिमी भाग के किनारे के पैरेलल इसके सीधा सीधा चल रहा है। ये मध्य महासागरीय कटक है और यहीं पे ये सारा ज्वालामुखी क्षेत्र है। सभी कटक से ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है और वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा तथ्य पता चला और इससे जो है हर समय लावा निकलते रहता है। ठीक है, ये लावा जब निकलेगा बच्चों तो एक चीज तो जान रहे हो कि लावा निकलेगा, लावा निकलता है धरती पर और धरती पर वो लावा आने के बाद जो है ठंडा हो जाता है और वो चट्टान का रूप ले लेता है। जब चट्टान का रूप लेता है तो वो धरातल का स्थलाकृति का निर्माण करता है। तो यहीं पे वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा राज पता चला
कि यहाँ पे ये स्थलखंड का विस्तार हो रहा है महासागर के अंदर, ठीक है। महाद्वीपों में भी होता है, ये बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह का हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट में एक चीज और देख लो बच्चों, स्थल पे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है हमें इस तरह दिखता है, बिल्कुल लाल, लगता है कि कहीं से आग फट रहा है, आग निकल रहा है। लेकिन महासागरों में जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसमें इस तरह से धुआं और पानी दिखता है, निकलता रहता है महासागरों में, क्योंकि वो पानी के अंदर है। कितना भी उबाल लेगा तो महासागर काफी गहराई में, उसके काफी गहराई में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, तो वो बिल्कुल इस तरह का अनुभव आपको दिखेगा कि यहाँ पे पानी और बादल नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो धुआं और वाष्प इसके साथ जाता है, वो आपको दिखेगा साफ, ठीक है। तो इस तरह हम देख लिए कि ये हो गया, ये सारे कटक हैं। और यहां पे जो आप देख रहे हो ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये चारों तरफ से इसको घेरे हुए प्रशांत महासागर को। और ये जो डॉट 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 देख रहे हो ये क्या है, ये सारा का सारा ज्वालामुखी है। इसी को कहते हैं बच्चों, ये जो देख रहे हो रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर अक्सर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, किसे कहते हैं, तो वो प्रशांत महासागर में होता है, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, सागरीय अधस्थल का विस्तार। जब वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार पूर्वक अध्ययन किया महासागर का, तो उन्हें अनुभव पूरा अच्छी तरह से अनुभव हो गया और पता चल गया कि महासागर में कटक के दोनों साइड में, कटक बीच में है पहाड़, पर्वतीय भाग, ठीक है, वो एक पर्वत श्रेणी है। कटक क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। आप देख रहे हो तो कटक यहां पर देख रहे हो कि एक पर्वत श्रेणी है, ये श्रेणी हमारे यहां भी पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी या बहुत सारे पर्वत श्रेणी स्थल खंड पे सबसे बड़ा स्थल अगर जो पर्वत श्रेणी है तो एंडीज है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी इसके आगे, इस पर्वत श्रेणी के आगे भी फेल है। किस पर्वत श्रेणी के, हाँ, ये है आपको आंध्र महासागर की पर्वत श्रेणी, जो बीचों बीच नॉर्थ पोल से शुरू होकर लगभग साउथ पोल तक ये चली जा रही है। तो बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। और ये पर्वत श्रेणी के दो में क्या है, ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, और ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो है ये स्थलखंड का विस्तार हो रहा है। इसी चीज का हम लोग इसमें देखेंगे, सागरीय अधस्थल का विस्तार। सागरीय अधस्थल का विस्तार में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 4 पॉइंट में हम लोगों ने हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले महासागरीय कटक ज्वालामुखी के उद्गार के घनी संबंध है। ज्वालामुखी के उद्गार से इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा, वही जो अभी हम बात बताएं बच्चों कि यहाँ पे जो है ज्वालामुखी विस्फोट कर रही है, जिसके कारण लावा निकल रहा है। लावा निकलने के कारण जो है यहाँ पर एक स्थलखंड का, बहुत अधिक स्थलखंड का विस्तार हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब इन चट्टानों का अध्ययन किया गया, चट्टानों का जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि कटक के दोनों साइड के चट्टान का जो है उम्र समान, एक ही समय में निर्मित हुए हैं, स्पष्ट पता चलता है, ठीक है। तीसरा जो है महासागर की चट्टानों की अपेक्षा महाद्वीपों की चट्टानों, महासागरों की चट्टान महाद्वीपों की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नवीन है। महासागर का चट्टान मैक्सिमम 20 करोड़ वर्ष पहले, अधिकतम 20 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुआ है, जबकि महाद्वीपों का चट्टान अरबों वर्ष पहले निर्मित हुआ है, ठीक है। महासागर, कहीं भी आप महासागर में चले जाओ, किसी महासागर का चट्टान को उठाकर उसका अध्ययन करोगे तो पता चलेगा कि वो अधिकतम उसकी आयु जो है वो 20 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुई है, ठीक है। तो महासागरीय कटक जो है वो जो है ज्वालामुखी के कारण एक भूकंप का मुख्य केंद्र भी माना गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए। अब जो है सागरीय अधस्थल विस्तार पर, चूंकि महासागरों पर तो बहुत सारे सिद्धांत आने लगे, महासागरों के फ्लोर पे, महासागरों के जो ये स्थल हैं उसके उस पर जो है
तल पे बहुत सारे सिद्धांत आने लगे हैं। उसी में जो है सबसे प्रमुख जो सिद्धांत आए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत, ये हैरी हैश महोदय के द्वारा 1961 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? हैरी हैश महोदय के द्वारा 1961 ईस्वी में। हैरी हैश महोदय ने कहा कि जो भी सागर का निर्माण हो रहा है, महासागर में जो तल का विस्तार हो रहा है, स्थलखंड का विस्तार हो रहा है, उसमें वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा निकल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, यहां पर देखेंगे, वो क्या कर रहा है कि ज्वालामुखी के द्वारा जो ये ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी, यहां से ज्वालामुखी लावा निकला, ठीक है, लावा निकला, लावा यहां से निकल रहा है, ये क्या है? लावा, लावा निकला। अब लावा निकलने के बाद कुछ लावा तो ऐसे बाहर बहने लगा, लेकिन कुछ लावा क्या हुआ, यहीं पे जमा होने लगा, जिसके कारण ये फोर्स करता है इधर और इधर इस स्थल खंड को। ये जो स्थल खंड है, ये स्थल क्या है? खंड है। इस स्थल खंड को दोनों तरफ, दो साइड में फोर्स करता है, एक इधर धकेल रहा है, एक इधर धकेल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा, इस भूखंड का विस्तार हो रहा है, इस भूखंड का विस्तार हो रहा है, और वो जो है स्थल खंड बढ़ रहा है। तब कहोगे कि सर यहाँ पे जो है एक स्थल खंड तो बढ़ रहा है और दूर तो क्या पृथ्वी की साइज बढ़ती जा रही है, बड़ा होते जा रहा है? नहीं बच्चों, एक तरफ स्थल खंड बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ स्थल खंड टूटते जा रहा है, समाप्त भी हो रहा है। आओ इसमें देखते हैं, इस पिक्चर में हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये महासागर के अंदर का पिक्चर, ये पूरा महासागर है, ठीक है। इस महासागर में ये स्थलखंड है, ये कटक भाग है, यहाँ पे ये कटक भाग है, ठीक है। यहां से ज्वालामुखी निकली, ज्वालामुखी जैसे ही निकला तो देखो ये स्थलखंड इधर पुश कर रहा है, इधर पुश हो रहा है, एक इधर भाग रहा है। इसके बाद जो है आगे बढ़ने के बाद जो हम लोगों ने एक गर्त की बात की थी, खाई की बात की थी, जो कि महासागर के और महाद्वीप के नजदीक में पाया जाता है, वहां पे देखोगे कि एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड के ऊपर चढ़ा हुआ। जब ये धक्का इधर से लगा इस स्थलखंड को, तो ये स्थलखंड जो ये है नीचे चला जा रहा है, ऊपर वाले स्थलखंड के नीचे चला जा रहा है, और धीरे धीरे यहां पर ये समाप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है, गर्म स्थल है, गर्म भाग है, दोनों साइड देखो गर्म भाग है, और ये धीरे धीरे नीचे जाके पिघल जा रहा है ना। मैं नीचे जो भी स्थल, इतनी गर्मी है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि पृथ्वी के अंदर का भाग जो है पिघला हुआ अवस्था में है। पिघले हुए अवस्था में कोई भी पदार्थ, मिट्टी चट्टान या फिर लोहा कुछ भी जाएगा तो वो पिघल जाएगा, वो साथ में पिघल जाएगा, यहां पे वो पिघल जाता है, ठीक है। अब जो है क्या है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पे पिघल गया, यहां पे जो है चट्टान, एक चट्टान दूसरे चट्टान पे आया, ये चट्टान जो है यहां पे चला गया, तो यहां पे ये पिघलने लगा। ये पिघला हुआ अवस्था जो है चट्टान, यहां पे क्या है, पिघला हुआ अवस्था में है, पिघला अवस्था में है। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये पिघला हुआ चट्टान जो यहाँ पिघला था, ये रोटेट करके घूमकर फिर से ज्वालामुखी के मुख से लावा के रूप में स्थलखंड पे आएगा और नवीन चट्टान का निर्माण करेगा। तो ये एक सर्किल चल रही है बच्चों, एक सर्किल चल रही है चट्टान के निर्माण का। इधर से स्थलखंड में निर्माण हो रहा है स्थलखंड का लावा के कारण, और यहाँ पर जो है समाप्ति के बाद ये नया पुराना चट्टान समाप्त हो रहा है और फिर से एक नया चट्टान बन रहा है। ये पूरे पृथ्वी पर ये प्रक्रिया चल रही है। कहां, कैसे पता चला? महासागरों के अध्ययन से पता चला, महासागरों के कटक के अध्ययन से ये पता चला, ठीक है। इसके बाद जो है हैरी हैश महोदय ने कहा कि उन्होंने भी यह स्पष्ट बताया कि कटक के दोनों तरफ की चट्टानों की आयु सामान्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां तक तो हम लोग महासागर के विस्तार के विषय में पढ़ लिए।
चूंकि महासागर का विस्तार, महासागर के का पूर्ण रूप से विस्तार जो है क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय के बाद एक सभी वैज्ञानिकों को कहो कि हम लोगों को नहीं, सभी वैज्ञानिकों को इस पर दृष्टि चली गई कि सही बात है कि महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है। तो महाद्वीप के विस्थापन को लेकर जहां तक वेगनर महोदय जो थे महाद्वीप पर ही ध्यान दिए, लेकिन और वैज्ञानिक महासागरों का अध्ययन किए। महासागरों के अध्ययन के बाद पता चला कि महासागर का भी विस्तार हो रहा है। महासागरों के विस्तार में अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि आज का सबसे आधुनिक सिद्धांत है, वो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, एक चीज बता दे बच्चों, कोई भी सिद्धांत समाप्त नहीं होता। एक सिद्धांत बनता है तो दूसरे सिद्धांत जो है उसी सिद्धांत को देखते हुए दूसरा सिद्धांत नवीनीकृत किया जाता है। ठीक है, तो सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ, वेगनर महोदय का सिद्धांत नहीं समाप्त हुआ, उन्हीं के सिद्धांत को देखते हुए धीरे धीरे सभी वैज्ञानिक आए और प्लेट टेक्टोनिक्स तक आए, क्योंकि वो तो स्पष्ट बता दिए थे कि हाँ महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। तो वो भी प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलत है, सिर्फ महाद्वीपों का ही विस्थापन नहीं हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स वेगनर महोदय के सिद्धांत को बहुत हद तक गलत बताते हैं। वो कहे कि महाद्वीप नहीं, पूरा पृथ्वी जो है प्लेट्स में डिवाइड है, बटा हुआ है। क्या है? प्लेट्स में, कहीं बड़ा प्लेट्स है, कहीं छोटा प्लेट्स है। वो जैसे आपके खाने वाला घर में प्लेट होता है, कोई छोटा प्लेट है, कोई बड़ा तस्तरी प्लेट है, पूरे भरदम खाते हो, लेकिन वो प्लेट नहीं। यहाँ पे वो प्लेट है जैसे कि आप देखते हो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सब क्या है? एक प्लेट है। ठीक है, प्रशांत महासागर एक प्लेट है, भूमि का एक टुकड़ा है। क्या है? भूमि का एक टुकड़ा है। ये कभी भी अभी तक ये टूटा नहीं है, वो एक ही भाग है भूखंड का। ठीक है, तो इसी पर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से मैकिंजे, पार्कर, मॉर्गन महोदय ने दिया था। और इस मतलब मॉर्गन ये दिए नहीं थे, इन लोगों ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक्स पर विस्तार पूर्वक इसके अध्ययन को बताया था और इस पर शोध किया था, इसको नवीनीकृत किया था। ठीक है, तो अब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स हम समझ गए कि पूरे पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी का जो स्थल खंड है प्लेट में टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे उसी में जो प्लेट है जो महासागर के अंदर है उसे महासागरीय प्लेट कहें। जो महासागर के अंदर, जो जल के अंदर हो गया उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं, और जो स्थल खंड है पूरी तरह से उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, जैसे महाद्वीपीय प्लेट हो गया बताएं तो अभी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये सारे के सारे, और महासागरीय प्लेट में प्रशांत महासागर प्लेट। ठीक है, ये सारे प्लेट्स हो गए। अब क्या कहता है कि जो प्लेट्स हैं, महासागरीय प्लेट हैं, वो उसकी मोटाई अधिकतम 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। किसकी? महासागरीय प्लेट की मोटाई 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में, जबकि महाद्वीपीय प्लेट की मोटाई जो है 200 किलोमीटर औसत एवरेज मानी गई, औसतन 200 किलोमीटर महाद्वीपीय प्लेट की। 200 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन 200 मैक्सिमम मान के चलो कि एवरेज औसतन 200 किलोमीटर महाद्वीपों की प्लेटों की मोटाई होती है। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो है प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या किया गया कि पूरे पृथ्वी के, जो पृथ्वी है उसके पूरे भूखंड को, भूभाग को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया। कितने? 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसको आप ऐसे यहां पर समझो, 7 प्रमुख और छोटे छोटे कई प्लेटों में विभाजित किया गया है। 7 तो प्रमुख में इसलिए है कि वो बहुत बड़ा प्लेट है। ठीक है, और छोटे प्लेट को, जिसको कि छोटे छोटे प्लेट कहा गया, माइनर प्लेट्स कहा गया। तो 7 प्रमुख प्लेट है: अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये 7 प्रमुख प्लेट हैं। इसे हम लोग मानचित्र के द्वारा समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और
और छोटे छोटे जो है, देखो छोटे छोटे तो बहुत सारे प्लेट हैं, लेकिन ये 6 प्लेट कहीं ना कहीं भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा ही पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही है। इसलिए हम लोग ये 6 प्लेट का मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, कहां पर कौन सी प्लेट है। तो जो 7 प्लेट है उसको इस मानचित्र में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 7 प्लेट। सबसे पहला प्लेट क्या था? सबसे पहला प्लेट जो है अंटार्कटिका प्लेट। चलिए यहां पे आ जाते हैं हम लोग, मैप में यहां देखते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये पहला प्लेट हम लोग देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ये जो प्लेट है, एक दक्षिण अमेरिका जो है एक प्लेट हो गया। ठीक है, दूसरा जो है उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सॉरी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट ये हो गया। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो है अफ्रीकी प्लेट हो गया। मुख्य बड़े बड़े प्लेटों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मुख्य प्लेट की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीकी प्लेट। उसके बाद ये जो पार्ट है यूरोप और एशिया को मिलाकर एक प्लेट का निर्माण करता है। ठीक है, यूरोप और एशिया, भारत को छोड़ दो इसमें, यूरेशियन प्लेट इसी को कहते हैं इसमें, लेकिन भारत नहीं शामिल है। यूरेशियन प्लेट में भारत नहीं शामिल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्लेट जो है वो है आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। और तीसरा जो है ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का इधर कुछ भाग है, कुछ इधर भाग है, तो प्रशांत महासागर ये प्लेट हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक हो गए अटलांटिक महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये आपके 7 महासागरीय 7 प्रमुख प्लेट हैं, मुख्य प्लेट हैं, बड़े बड़े प्लेट हैं। ठीक है, इसके बाद जो है छोटे प्लेट जो कि बहुत ज्यादा भौगोलिक प्रभाव डाल रही हैं, इसमें सबसे प्रमुख है कोकस प्लेट जो है, कोकस प्लेट दक्षिणी अमेरिका, कोकस प्लेट जो है ये दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में ये एक छोटा प्लेट नहीं है, ये भी बड़ा प्लेट है। इस प्लेट के कारण दक्षिणी अमेरिका और कोकस प्लेट के टकराव के कारण ही यहां पर एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, इसलिए इस पर्वत श्रेणी को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो यह क्या हो गया? कोकस प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। छोटा प्लेट की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेटों का हम बता दिए विस्तार पूर्वक, अब छोटे प्लेट का। उसके बाद है नज़का प्लेट। नज़का प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर में यहां पर नज़का प्लेट का निर्माण हुआ है। ठीक है, नज़का प्लेट हो गया। उसके बाद है अरेबियन प्लेट, अरब महासागर का, अरब महाद्वीप जो है उपमहाद्वीप, ये यहां पे जो कि अरब, यहां पे ये हो गया अरेबियन प्लेट, छोटे प्लेट है, अरेबियन प्लेट हो गए। ठीक है, उसके बाद है फिलीपीन प्लेट। फिलीपींस प्लेट जो है आपको बच्चों, ये जो है फिलीपींस, यहां पे फिलीपींस द्वीप समूह के पास यहां पे फिलीपींस प्लेट का निर्माण हुआ। फिलीपींस द्वीप के पास ही फिलीपींस प्लेट्स का निर्माण हुआ है। इसके कारण भी यहाँ पे बहुत सारे कटक हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप का बहुत ही प्रभाव होता है। ठीक है, उसके बाद है छोटे प्लेट में कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट छोटा प्लेट है जो कि फिलीपींस और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के यहाँ पर उसका डेवलप हुआ, ये छोटा प्लेट है। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर जो है एक प्लेट्स का निर्माण हुआ, जिसको फ्यूजी प्लेट्स कहा गया है। ये छोटा प्लेट है, इसे फ्यूजी प्लेट कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्स, बड़े प्लेट्स और छोटे प्लेट्स। और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट हैं जिसका कि हम लोग यहाँ पर अध्ययन नहीं कर रहे, लेकिन वो भी बहुत ही प्रमुख हैं, मुख्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरे विश्व को अलग अलग प्लेटों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब जो है
अब जो है हम लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर महोदय का जो है हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक समय जो है पूरा स्थलखंड एक ही भूखंड का भाग था जिसे पैंजिया कहा गया था, और उसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था, उसे पैंथालासा कहा गया था। ठीक है, तो पैंजिया टूटा उसके बाद में, तो अब जो है वर्तमान स्थिति में जो आपके द्वीप हैं, द्वीप समूह है, वो स्थिति अब आ गई है करोड़ों वर्षों के बाद। लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहते हैं कि नहीं, पृथ्वी के निर्माण काल से ही, यहां पर देखो ये जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, इस पिक्चर में, ये भी पिक्चर आपके पुस्तक का ही है, ठीक है, इसमें जो है देख रहे हैं कि 5400 लाख वर्ष पहले, यानी कि उस समय पृथ्वी का लगभग निर्माण शुरू हुआ था। उस समय बहुत सारे स्थलखंड इधर उधर बिखरे हुए थे। उस समय जब पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था, हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है काफी पिघली हुई अवस्था में थी। पृथ्वी गैस, धूलकण इत्यादि से निर्मित हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे स्थलखंड बिखरे हुए अवस्था में थे। कुछ समय के बाद 4,20,000 लाख वर्ष के बाद ये स्थलखंड धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा था घूर्णन के कारण, और जब लिक्विड अवस्था में थी तो वो तेजी से घूम रहा था और तेजी से स्थलखंड एक दूसरे के समीप आ रहे थे। उस समय कोई बहुत विशेष ढांचा इन स्थलखंडों का नहीं था, जैसे कि वैज्ञानिक प्लेट कह रहे हैं, इन प्लेटों का कहिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 3000 लाख वर्ष पहले ये सारे स्थलखंड एकजुट हुए, और 1,02,000 लाख वर्ष आते आते ये सारे स्थलखंड एक स्थलखंड का भाग हो गए, जिसे पैंजिया कहा गया। यहीं पे पैंजिया को ही, यहीं से आपको वेगनर महोदय का अध्ययन शुरू हुआ, जबकि प्रारंभ में क्या था, स्थलखंड अलग थे, फिर धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और पैंजिया तक आते आते उसे 1,02,000 लाख वर्ष लग गए। ठीक है, इसके बाद यहां से वेगनर महोदय कहते हैं कि पैंजिया टूटना शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहता है कि नहीं, ये शुरू से स्थलखंड अलग थे, टूटा, और फिर जो है ये यहां पे आके 1,02,000 वर्ष बाद पहले मिल गया। उसके बाद फिर ये आपस में इनमें बिखराव शुरू हुआ, ये टूटने लगा, ये प्लेट्स टूटने लगे। कौन टूटने लगा? प्लेट्स टूटने लगे। तो ये प्लेट्स फिर से टूटे और 7 बड़े प्लेट्स में इसका विभाजन हो गया। वर्तमान में जो है ये ग्लोब में, पृथ्वी पर जो स्थलखंड का विभाजन है ये इस तरह है। तो ये सभी एक दूसरे से टूट के अलग हो गए। ठीक है, इसमें जो है पूरा चुंबकीय आंकड़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरा चुंबकीय एक अध्ययन है बच्चों, ठीक है, इसमें जो है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसके आंकड़ों का, जिसके आधार पर पता चला कि ये जो है स्थलखंड आपस में टूटे, पहले मिले फिर टूट गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टूटने के बाद जो है, अब जो है इसमें ये कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स में कहते हैं कि जो स्थलखंड की सीमा, यानी कि टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसमें वैज्ञानिकों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। यानी कि प्लेट संरचना के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं, इन तीनों प्लेट सीमाओं को आप अच्छे से समझ लो बच्चों। ठीक है, पहला है अपसारी सीमा। ठीक है, पहला है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, इसमें जो है दूसरा है अभिसरण सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरा जो है वो है रूपांतर सीमा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। थोड़ा सा प्रिंट ये हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे आप देख लेना। ठीक है, अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये जो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से दूर भाग रहा है। देखो, नेचुरल चीज है, ये अपसारी सीमा का है, ये यहां पे दिखाया गया है, नेचुरल है, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर के स्थलाकृति है ये। इसमें क्या होता है कि इसमें दो स्थलखंड जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं। मान लो कि एक ये स्थलखंड है, ठीक है, और एक ये स्थलखंड है।
तो इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। दूर जाने के कारण इस तरह की खाई का निर्माण हो जाता है, इस तरह की खाई का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। विश्व में बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, महासागरों में बहुत जगह मिलते हैं देखने के लिए, ठीक है। दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, यानी कि अभिसरण सीमा। ये अभिसरण सीमा में क्या होता है कि एक स्थलखंड दूसरे स्थलखंड के अंदर मर्ज घुस जाती है, मर्ज कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। क्या होता है, यहां देखेंगे हम लोग, क्या होता है कि एक स्थलखंड, जो स्थलखंड भारी है वो तो नीचे दबेगा ही, जो स्थलखंड हल्का था वो ऊपर चढ़ गया, यानी कि भारी वाले स्थलखंड नीचे चले गए और हल्का वाला स्थलखंड जो था वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये तो अब क्या हुआ, ये इसको कहते हैं अभिसरण सीमा, अभिसरण स्थलखंड, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री में ये गिने जाएंगे। और यहीं पे जो है बच्चों, यहीं पे जो है गर्त का, महासागरों में गर्त का निर्माण होता है, या फिर पर्वतीय श्रृंखला का भी निर्माण होता है महासागरों में या महाद्वीपों में, ठीक है। ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, अभिसरण सीमा, ये तीन प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लो। पहला होता है महासागरीय। अब जो है इसमें महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलते हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिलेंगे। तो महाद्वीपीय प्लेट जो होते हैं, जान लो, महासागरीय प्लेट से हल्के होते हैं। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से हल्के होते हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर चला जाएगा, महासागरीय प्लेट नीचे चला जाएगा। तो क्या हुआ, नीचे चला गया। तो जो है यहां पे कहीं पे आप चले जाओ जहां पे इस तरह की स्थिति हुई है, इस तरह का सिचुएशन आया है, यहां देखो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर का प्लेट जो है एशिया यूरेशियन प्लेट जो है प्रशांत महासागर के ऊपर चढ़ गया, प्रशांत महासागर जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया। इसलिए यहां पर देखोगे बहुत सारी ज्वालामुखी गर्त पाई जाती है, यहां पे बहुत सारा भूकंपीय क्षेत्र है, जापान वगैरह में बहुत ज्यादा भूकंप आती है। तो ये क्या हुआ, पहला हो गया इसमें, किसमें, अभिसरण सीमा में, महासागर और महाद्वीपों के कन्वर्जन के कारण। दूसरा हो गया महाद्वीप और महाद्वीप, दो महाद्वीप आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, दो महाद्वीप जब मिलेंगे तो जो महाद्वीप का भाग हल्का होगा वो अंदर चला जाएगा, और जो महाद्वीप का भाग भारी होगा वो अंदर चला जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि अपने इंडिया में, अपना इंडिया जो इंडिया के उत्तर में चले जाओ, हिमालय श्रेणी का जो निर्माण हुआ है उसमें ये इंडिया है, इंडियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया, जिसके कारण, अच्छा ये बता दें, यहां पर एक टेथिस सागर था, पहले टेथिस सागर था, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर था। जब इन दोनों का एक दूसरे से कन्वर्ज किए तो यहाँ पे इंडियन प्लेट जो था वो चला गया यूरेशियन प्लेट के अंदर, और आज भी ये प्लेट अंदर जा रहे हैं, जिसके कारण जब ये प्लेट अंदर गया तो इसके कारण हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि अभिसरण सीमा, एक प्लेट, एक जो है स्थल बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, यहां पर देख रहे हैं एक प्लेट जो है बिल्कुल मैदानी है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि ये प्लेट इसके अंदर चला गया, जिसके कारण दूसरे तरफ से पहाड़, पर्वत का निर्माण शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा जो होता है दो महाद्वीपीय प्लेटों का, दो महासागरीय प्लेटों के निर्माण में क्या होगा, जो महासागरीय प्लेटों में भी वही चीज होगा, सेम। दो महासागर का प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करेंगे तो जो महासागर का प्लेट हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो महासागर का प्लेट भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसके कारण पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह के तीन जो है अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होता है। उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है बच्चों, दो प्लेट ना तो टकराते हैं ना एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से साथ चलते हैं और खिसक जाते हैं, एक बिल्कुल आपस में रगड़ देते हैं, एक दूसरे को रगड़ के निकल जाते हैं। देखो ये पिक्चर में आप देख रहे हो
ठीक है, विश्व में बहुत सारे स्थलाकृति में इस तरह की हुई है उत्पन्न, आपस में ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे को रगड़ दिए तो यहां पर एक खाई हल्की सी दरार पड़ गई, तो इसे क्या कर दिए, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्लेट संरचना के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाओं का निर्माण होता है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं प्लेट की प्रवाह दरें। देखो बच्चों, प्लेट तो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि प्लेट की प्रवाहित हो रही है, तो प्लेट जो प्रवाहित हो रही है वो किस दर, किस स्पीड से प्रवाहित हो रही है। तो प्लेट जो प्रवाहित हो रही है, जान लो बच्चों कि कहीं पे प्लेट 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष घसक रहा है, तो कहीं 2 सेंटीमीटर, तो कहीं 5 सेंटीमीटर, तो कहीं 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम घसक रहे हैं प्लेट। जैसे कि हिमालय का जो निर्माण हो रहा है उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है। ठीक है, उसके बाद है प्लेट की संरचना को बनाने वाले बल। ठीक है, प्लेट को संचालित करने वाले बल हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि आर्थर इसमें इनके आर्थर सोम का हम लोगों ने पढ़ा था संवहन धारा सिद्धांत। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऊपर क्रस्ट के नीचे जो है मैग्मा खोल रहे हैं, जिसके कारण जो है स्थलखंड एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचालित, किसके कारण हो रहे हैं, वो ये जो था संवहन धारा के कारण हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह हो गए बच्चों। अब जो बच्चों इसमें जो है आपके इस चैप्टर में भारतीय प्लेट का संचालन, यहां तक तो हम लोगों ने प्लेट समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय प्लेट का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कैसे हुआ या हो रहा है। ठीक है, आज से करोड़ों वर्ष पहले बच्चों भारत जो था, भारत की स्थिति बिल्कुल पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ थी, 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के पास थी, आज से करोड़ों वर्ष पहले। ठीक है, इस समय जो है भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया का भूखंड हुआ करता था। इसमें जो है भारत, आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और भारत यहाँ पे है, भारत हम लोग देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध में है, 0 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध। अगर जो आज से हम लोग करोड़ों वर्ष पहले की बात करेंगे तो भारत यहां ना होकर भारत बिल्कुल यहां पर बना हुआ था। ठीक है, भारत की स्थिति यहां पर थी, भारत करीब 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास था, यानी कि अंटार्कटिका के पास था। ठीक है ना, तो ये हो गई। ठीक है बच्चों, ये हो गई। उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे भारत जो है, भारत का विस्तार जो है ये उत्तर की ओर होने लगा। उत्तर की ओर आने के कारण जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और आज से हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण लगभग आज से 4 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, जो कि आज भी जारी है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय में बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और चूंकि यह अध्याय समाप्त भी हो गया, इसके बाद आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क कुछ गृह कार्य ला दिया है। इस गृह कार्य को आप लोग देख लेना, कर लेना, ऑब्जेक्टिव है कुछ और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद बच्चों जो है इसमें कोई भी समस्या आती है तो गया गाइडेंस प्रोग्राम के YouTube चैनल पे आप आओ और वहां पे हमसे सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।